हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के अनुप्रयोग में हम सबसे पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला अनुप्रयोग है आपका मोस्ट है ये अनुप्रयोग, इनमें से एक अनुप्रयोग एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला अनुप्रयोग है आपका विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो विभव मापी की सहायता से अगर आपको दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, दो सेल लेंगे आप, एक रहेगा आपका लेग्रांजी सेल और एक रहेगा आपका डेनियल सेल। ये आपका प्रयोग आपके प्रयोग में भी है और आपको यहाँ पढ़ना भी है और प्रयोग भी कराया जाएगा इसका। तो विभव मापी की सहायता से आपको दो सेल लेने, एक लेग्रांजी सेल और एक डेनियल सेल, और इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की आपको तुलना करनी है। किस प्रकार से करते हैं समझें। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, सर्वप्रथम अपन ने क्या किया, विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच एक बैटरी EP कुंजी के व धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने एक सेल लिया, सेल E1। इस सेल E1 के धन सिरे को विभव मापी के A बिंदु से जोड़ दिया और ऋण सिरे को हमने द्विमार्गी कुंजी होती है उसके X बिंदु से जोड़ दिया। फिर हमने दूसरा सेल लिया, मान लिया कि ये डेनियल सेल है, ये लेग्रांजी सेल है। इस सेल के धन सिरे को मैंने विभव मापी के A बिंदु से जोड़ दिया और ऋण सिरे को मैंने द्विमार्गी कुंजी के Y बिंदु से जोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, द्विमार्गी कुंजी के Z बिंदु को मैंने धारामापी से और धारामापी के एक सिरे को मैंने ज्योति से जोड़ दिया। ये आपकी प्रायोगिक व्यवस्था पूरी हो गई। वापस देख लें। सर्वप्रथम विभव मापी के तार AB के सिरों के बीच बैटरी EP कुंजी के धारा नियंत्रक RH को जोड़ देते हैं, जिसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने द्वितीयक परिपथ में सेल E1 और सेल E2 के धन सिरे को विभव मापी के A बिंदु से, सेल E1 के ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के X बिंदु से, सेल E2 के ऋण सिरे को द्विमार्गी कुंजी के Y बिंदु से और द्विमार्गी कुंजी के Z बिंदु से मैंने क्या किया, धारामापी जोड़ दी और धारामापी का ये सिरा ज्योति जैसे जोड़ दिया। यहाँ पर एक प्लग लगाने की जगह होगी इस जगह पर, और ऐसे यहाँ पर भी प्लग लगाने के लिए जगह होगी। प्लग मतलब कुंजी लगाने की जगह। ठीक है, तो ये इसकी प्रायोगिक व्यवस्था कंप्लीट हो गई। अब आती है इसकी कार्यविधि। कार्यविधि समझे। कार्यविधि में हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस कुंजी के में प्लग को लगाएंगे। कुंजी के में प्लग को लगाने के बाद जैसे कुंजी के में प्लग को लगाएंगे, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। मान लिया कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। अब आता है आपका कार्यविधि। कार्यविधि को समझे। सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, इस प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी के में प्लग को लगाते हैं। जैसे ही प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी के में प्लग को लगाएंगे तो इस प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। इस प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो विभव मापी के तार AB में होकर धारा प्रवाहित होगी और तार AB के सिरों के मध्य विभव मापी के तार AB के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा।
तार की एकांक लंबाई पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं, माना कि ये स्मॉल x प्राप्त होती है। विभव प्रवणता एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर। वापस देखें, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी के में प्लग को लगाते हैं। प्राथमिक परिपथ में लगी कुंजी के में प्लग को लगाते हैं तो इस प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं, माना कि ये स्मॉल x प्राप्त होती है। अब देखें आगे, अब हम क्या करते हैं, ये द्विमार्गी कुंजी के x बिंदु और z बिंदु के मध्य प्लग को लगा देते हैं। यहाँ पर अपन प्लग होता है, कुंजी होती है, उसको लगा देते हैं। जैसे ही हम द्विमार्गी कुंजी के x बिंदु और z बिंदु के मध्य प्लग को लगाएंगे ये सेल परिपथ में आ जाएगा, सेल E1 परिपथ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जोकी J को इस विभवमापी के तार पर रखकर इस सेल E1 के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। संतुलित लंबाई का मतलब होता है कि इस धारामापी में हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। तो इस जोकी J को हम अलग अलग जगह पर रखेंगे और अलग अलग जगह पर रखकर हम इस सेल के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे, माना कि ये L1 प्राप्त होती है। तब E1 बराबर कितना हो जाएगा, XL1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस द्विमार्गी कुंजी के x और z बिंदु के मध्य में से प्लग को हटा देंगे और y बिंदु और z बिंदु के मध्य प्लग को लगा देंगे। जैसे ही y बिंदु और z बिंदु के मध्य प्लग को लगाएंगे सेल E2 परिपथ में आ जाएगा। जैसे सेल E2 परिपथ में आएगा, ये सेल E2 परिपथ में आ गया, सेल E2 परिपथ में आएगा तो हम क्या करेंगे, इस जोकी J को विभवमापी के तार पर रखकर इस सेल E2 के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त कर लेंगे, माना कि ये कितनी आती है, E2 बराबर XL2। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 करेंगे। 1/2 करेंगे तो E1 अपॉन E2 बराबर कितना हो जाएगा, XL1 अपॉन XL2। x से x कट जाएगा, E1 अपॉन E2 बराबर कितना हो जाएगा, L1 अपॉन मात्रक ही। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, E1 का मान निकाला, E2 का मान निकाला, समीकरण 1 पे 2 का भाग लगाया, L1 और L2 का अनुपात निकाल लिया। L1 और L2 का अनुपात निकालेंगे तो ये दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को परिवर्तित करेंगे और धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को परिवर्तित करके फिर पुनः E1 के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे, E2 के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे, मतलब L1 L2 के मान प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात फिर वापस क्या करेंगे, धारा नियंत्रक को थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे, फिर सेल E1 के लिए L1 लंबाई प्राप्त करेंगे और सेल E2 के लिए संतुलित लंबाई L2 प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम ये प्रोसेस 4 से 5 बार करेंगे, 5 बार कर सकते हैं, 6 बार भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास L1 L2 के, जैसे हमने L1 L2 के मान नोट कर लिए, पहला मान आ गया, दूसरा मान आ गया, तीसरा मान आ गया, चौथा मान आ गया, 5 मान आ गया, छठा मान आ गया, 6 मान निकाल लिए L1 L2 के हमने 6 मान निकाल लिए। 6 मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, L1 अपॉन L2 का अनुपात निकालेंगे। L1 अपॉन L2 का अनुपात निकालेंगे, मतलब E1 अपॉन E2 का अनुपात निकालेंगे। E1 अपॉन E2 मतलब दो सेलों का विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकालेंगे। तो जो भी आएगा फिर उसका मान जो आएंगे, फिर बाद 6 मान आएंगे, 1 2 3 4 5 6 मान निकलेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, E1 अपॉन E2 का माध्य निकाल लेंगे। और इस प्रकार हम विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें। अब दूसरा जो प्रयोग है आपका, विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब हमारे पास क्या होगा, एक लेक्लांसी सेल होगा जिसे हम प्राथमिक सेल कहेंगे। हम उस लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, वो भी किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। आंतरिक प्रतिरोध मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पिछले चैप्टर में। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं
तो विद्युत अपघटे के घोल में आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोडों की ओर गतिमान होते हैं, और इलेक्ट्रोडों की ओर जैसे ही गतिमान होते हैं तो आयंस की टक्कर के फलस्वरूप विद्युत अपघटे के घोल में एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, किसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। तो विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम प्रायोगिक व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाते हैं। देखें, अब हमने क्या किया, एक प्रायोगिक व्यवस्था को चित्र में दर्शा दिया, समझ लें। विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच बैटरी EP कुंजी K1 धारण नियंत्रक RH को जोड़ देते हैं। एक अन्य परिपथ में यह आपका लेक्लांसी सेल होगा। अब हमने एक अन्य परिपथ में लेक्लांसी सेल के धन सिरे को विभवमापी के A बिंदु से और लेक्लांसी सेल के ऋण सिरे को धारामापी के एक सिरे से और धारामापी के दूसरे सिरे को मैंने जोकी से जोड़ दिया, और लेक्लांसी सेल के धन व ऋण सिरों के बीच में मैंने एक प्रतिरोध बॉक्स RB और एक कुंजी K2 को जोड़ दिया। यह आपकी प्रायोगिक व्यवस्था पूरी हो गई। अब आती है आपकी कार्यविधि। कार्यविधि देखें, कार्यविधि में आप क्या करेंगे, समझे ढंग से। हमने क्या किया, इस कुंजी K1 में प्लग को लगाया। सर्वप्रथम कुंजी K1 में प्लग को लगाएंगे। जैसे ही कुंजी K1 में प्लग को लगाएंगे, इस प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, जिससे विभवमापी के तार AB में होकर धारा प्रवाहित होगी, और विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को हम विभव प्रवणता कहते हैं, माना कि ये स्मॉल x प्राप्त हो। वापस देख लें, सर्वप्रथम हम इस विभवमापी, सर्वप्रथम कुंजी K1 में प्लग को लगाएंगे। कुंजी K1 में जैसे प्लग को लगाएंगे, प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, जिससे विभवमापी के तार AB में होकर धारा प्रवाहित होगी, जिससे विभवमापी के तार AB के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और तार की एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर को हम विभव प्रवणता कहते हैं, माना कि ये स्मॉल x प्राप्त होगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम क्या करेंगे, इस कुंजी K2 को खुला रखेंगे। सर्वप्रथम हम इस कुंजी K2 को खुला रखेंगे। देखो, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला देखें, क्या होता है, R बराबर E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ये आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है निकालने का। E होता है खुले परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल, V होता है बंद परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल, R होता है प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध। तो पहले हम निकालते हैं E। E होता है खुले परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल, जो केवल एक बार निकलता है। देखें, खुले परिपथ में हम L1 निकालेंगे और बंद परिपथ में हम L2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये समझे। इस कुंजी K2 को खुला रखते हुए, खुला रखेंगे तो ये सेल खुले परिपथ में होगा। जब इस कुंजी K2 में प्लग को लगाएंगे तो ये बंद परिपथ में आएगा। तो कुंजी K2 को खुला रखते हुए, इसका मतलब सेल खुले परिपथ में है। कुंजी K2 खुला रखते हुए इस जोकी J को इस विभवमापी के तार पर रखकर इस लेक्लांसी सेल के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त कर लेंगे जब सेल खुले परिपथ में है।
माना कि ये कितना प्राप्त होता है, L1 प्राप्त होता है, तब E बराबर कितना हो जाएगा खुले सेल के लिए, XL1। ये एक बार निकालते हैं बस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कुंजी K2 में प्लग को लगा देंगे। कुंजी K2 में प्लग को लगा दिया, इस प्रतिरोध बॉक्स में से उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकालेंगे। उपयुक्त का मान का मतलब होता है पहले 1 ओम का निकालेंगे, फिर अगली बार 2 ओम का निकालेंगे, फिर अगली बार 3 ओम का निकालेंगे, फिर अगली बार 4 ओम का निकालेंगे, फिर अगली बार 5 ओम का निकालेंगे, फिर अगली बार 6 ओम का निकालेंगे। ऐसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम तक अपन रीडिंग निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रतिरोध बॉक्स में से उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकालेंगे। मान लिया कि R का मान 1 ओम है। अब इसमें से प्रतिरोध निकाल लिया, कुंजी K2 में प्लग को लगा दिया, इसमें से 1 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया, मतलब परिपथ में 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब इस ज्योति J को इस विभव मापी के तार पर रखकर सेल लेक्लांसी सेल के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त करी। माना कि ये कितनी आती है, L2 आती है, बंद परिपथ में आएगी, तो V बराबर कितना हो जाएगा, XL2। R का मान कितना हो जाएगा, 1 ओम। अब ये मान रख देंगे अपन यहाँ पर, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, E की जगह XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 इंटू R। तो X कॉमन ले लिया, L1 माइनस L2 अपॉन X L2 इंटू R। X से X कट गया, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। अब देखिए L1 का मान अपन ने निकाल लिया था, L2 का मान अपन ने निकाल लिया था, R का मान अपने पास 1 ओम है। तो जैसे अपन मान निकालेंगे आंतरिक प्रतिरोध का मान आ जाएगा। ये कर लिया अपन ने एक बार, फिर अपन 2 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे प्रतिरोध बॉक्स में से, और फिर वैसे ही इस ज्योति J को विभव मापी के तार पर रखकर इस सेल लेक्लांसी सेल के लिए बंद परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। फिर प्रतिरोध ऐसे R का मान निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूले में रख के L1 का मान एक बार ही निकलता है। फिर क्या करेंगे, RB में से 3 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे। फिर 3 ओम का प्रतिरोध निकालने के बाद इस ज्योति J को विभव मापी के तार पर रखकर बंद परिपथ में लेक्लांसी सेल के लिए सेल के टर्मिनल वोल्टता निकाल लेंगे। अब अपन ने 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम तक निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जैसे 6 मान प्राप्त हो जाएंगे आंतरिक प्रतिरोध के, तो हम देखेंगे कि सबसे न्यूनतम मान कितना है, अधिकतम मान कितना है। फिर हम बोल देंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम मान जो भी होगा, न्यूनतम मान से अधिकतम मान के बीच परिवर्तित होता है। इस प्रकार से हम विभव मापी की सहायता से दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे ये विभव मापी के 2 अनुप्रयोग हो गए, और ये दोनों ही अनुप्रयोग आपको प्रयोग में करवाए भी जाएंगे। तो इसके अगले वीडियो में हम इसका तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे। धन्यवाद।